Hello genius minds, how are you all? I hope you all are doing well and in a good health too. तो रेडी हैं आप सभी? शुरू करते हैं हिस्ट्री का एक और नया चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 5, दैट इज क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. तो आइए देखते हैं क्या है इस लेसन में. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ और फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ. डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का पतन, डिक्लाइन. ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी में इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे हुआ, इंडस्ट्री कैसे बढ़ी. रोल ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स, मेजर इंडस्ट्रीज. India was a prosperous country and was called the Golden Bird. But when the Europeans started to come to India in the name of trade, they started to exploit India and desired to become a power over India. अब आप सभी को पता होगा कि इंडिया इतना प्रॉस्परस कंट्री था कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था. लेकिन जब से ये यूरोपियंस आने शुरू हुए, उन्होंने ट्रेड के नाम पे इंडिया में आने शुरू हुए वो, तो उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया इंडिया को और खुद सुप्रीम पावर बनने लगे. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट सक्सेस इन दिस. और इसमें सक्सेस किसको मिली? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस. इंडिया अपने टेक्सटाइल और स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए बहुत फेमस था. After the Battle of Plassey, the British got the right to collect the taxes from Bengal and it utilized earnings from taxes to buy Indian goods. अब जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये क्या राइट मिल गया था कि वो टैक्सेस, बंगाल से टैक्सेस ले सकते हैं और इसी को यूटिलाइज करके, इसी टैक्स को यूटिलाइज करते थे वो इंडियन गुड्स खरीदने के लिए. India witnessed a drain of wealth in the 18th and the 19th century through trade with the East India Company and various charges imposed by it on the Indians. अब इंडिया ने 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडिया के पास से जितना वेल्थ था वो ख़त्म होने लगा, ड्रेन होने लगा, उसके पास से जाने लगा. किस कारण से? जब से ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड करना शुरू किया और उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस भी लगा, इंडियंस पे बहुत सारे चार्जेस लगा दिए ब्रिटिश ने. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस. अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और इंडिया का जो इंडस्ट्री था वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया हैपेंड. ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या था, कैसे हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स दैट द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज फ्लरिश व्हाइल न्यू इंडस्ट्रीज आर बीन सेट अप. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जो एग्जिस्ट कर रही हैं, वो और ऊपर उठें और फ्लरिश करें और नए इंडस्ट्रीज का सेटअप हो. ऑन द अदर हैंड, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स दैट द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज बिकम स्टैग्नेंट ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस व्हाइल इट इज नॉट सुटेबल टू एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज. और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग, जो चल रही हैं इंडस्ट्रीज, वो रुक जाएं, स्टैग्नेंट हो जाएं, वहीं रुक जाएं और नए इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने का कोई चांस ही नहीं था. क्योंकि जब एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज ही रुक गई, वहाँ पे उनका वर्क रुक गया, तो नए इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना सूटेबल नहीं था. इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया हैड अकर्ड ऑन अ लिमिटेड स्केल इन डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज. इंडियन टाउन्स और सिटीज़ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो एक लिमिटेड स्केल पे हुआ था. The arrival of the British resulted in the total decline of traditional industries in India. और इंडिया में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनका टोटली वो
डिक्लाइन हो गए, उनका डाउनफॉल हो गया ब्रिटिशर्स के आने पे। दिस एनकरेज्ड इंडियंस टू compete अगेंस्ट द ब्रिटिश गुड्स। अब इससे क्या हुआ, वो ब्रिटिश गुड्स से compete करने लगे, कंपटीशन होने लगा उनका। सो अ न्यू प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया। एक नया प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरू हुआ इंडिया में। The establishment of the TISCO, Tata Iron and Steel Company, and some cotton mills in Mumbai is the evidence that the Indians showed willpower to compete against the superior British goods, despite all odds and unfavorable conditions against them. अब ये जो टिस्को का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, टिस्को मीन्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और कुछ कॉटन मिल्स जो मुंबई में एस्टैब्लिश हुई, वो एविडेंस ये दिखाती हैं कि इंडियंस ने अपनी विल पावर दिखाई, जो ब्रिटिश जो गुड्स थे वो सुपीरियर क्वालिटी के थे, उनसे कंपटीशन में उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया। और उनके साथ कोई फेवरेबल कंडीशंस नहीं थे, उनके फेवर में कोई भी कंडीशंस नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई ये करने की। अ फैक्ट टू नो, the company officials were so ruthless and cruel with the Indian weavers that they cut off the thumbs of the weavers if they refused to work for them. अब ये जो कंपनी ऑफिशियल्स थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, वो इतने क्रूअल थे कि वो जो वीवर्स थे, जो वीविंग करते थे, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, उनके थंब तक काट देते थे अगर वो वीवर्स उनका काम करने से मना करते थे। डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का कैसे डाउनफॉल हुआ? थिंग्स अंडरवेंट अ चेंज व्हेन द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के अराइवल पे चीज़ें बदलने लगी। द चीफ पर्पस ऑफ देयर अराइवल हियर वाज ट्रेड, दो दे डेवलप्ड पॉलिटिकल एम्बिशंस लेटर। अब इनका ब्रिटिशर्स का आने का इंडिया मेन कारण तो ट्रेड था, लेकिन धीरे धीरे वो पॉलिटिकली भी वो एम्बिशियस होते गए। When they perceived the lack of national unity and weakness of Indian rulers, they became political masters here. और धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स को पता चलने लगा कि इंडिया की यूनिटी में कमी है और उनके जो इंडियन रूलर्स हैं वो वीक हैं, तो वो पॉलिटिकल मास्टर्स बन गए ब्रिटिशर्स। Since their primary motive was profit, they least cared for the development of industries here. Rather, they created such conditions which were determinal to the development of Indian industries, which were chiefly handicrafts. Now, the decline of handicrafts in the 19th century. 19th century में कैसे decline हुआ handicrafts का? Machines were used for production, so goods could be produced at a large scale at less cost. अब machines का use होता था production के लिए, जिससे कि ज़्यादा चीज़ें बन सके कम cost में। Secondly, the quality of goods was good. On the other hand, in India, the goods were chiefly produced using hand. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो तो यूज़ करते थे मशीन्स का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बने कम कॉस्ट में, लेकिन इंडिया में क्या होता था, चीफली जो चीज़ें बनती थी वो हाथ से बनाई जाती थी। ओनली स्मॉल टूल्स वे यूज, कुछ छोटे छोटे टूल्स यूज़ किए जाते थे। These Indian goods could not compete against the industrial goods in terms of quality and price. और ये जो goods थे वो जो ब्रिटिशर्स जो मशीन से बनाते थे, अच्छी क्वालिटी होती थी उनकी, उससे कंपेयर नहीं कर पाए, उससे compete नहीं कर पाए। Causes of decline of handicrafts in India. इंडिया में handicrafts का decline क्यों हुआ, क्या causes थे? This decline can be attributed to the following causes. पहला था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। द इंडियन गुड्स वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग हैंड और स्मॉल टूल्स, while the British goods were produced in large factories using machines which were cheaper in price and finer in quality. अभी पढ़ा हमने, इंडिया में हाथ से बनाया जाता था और कुछ छोटे छोटे टूल्स यूज़ किए जाते थे, लेकिन ब्रिटिश जो थे वो मशीन मेड टूल्स बनाते थे, मशीन मेड गुड्स बनाते थे, जिसका कि प्राइस भी कम होता था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी। The industries in England required raw materials in a very large quantity, so the British produced raw materials from India in bulk. और इंग्लैंड में रॉ मटेरियल चाहिए होता था बहुत बड़े क्वांटिटी पे चीज़ें बनाने के लिए, तो ब्रिटिश जो है वो रॉ मटेरियल्स इंडिया से भेजते थे बल्क में। पैट्रनेज ऑफ इंडियन रूलर्स।
There were a large number of rulers and nobles in India who patronized craftsmen. However, as the British gained control over more and more territories, the rulers and nobles receded more prominence. अब ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे टेरिटरीज पे अपना कब्जा जमाना शुरू किया था. As such, the craftsmen could no more be given patronage and it hastened their decline. Now, discriminatory duties and taxes. The British imposed heavy duties and taxes on Indian goods. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडियन गुड्स पे बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए. इट मेड द इंडियन गुड्स कॉस्टलियर, और जिससे कि टैक्सेस लगाने से जो इंडियन गुड्स थे वो महंगे हो गए. सो दे कुड नॉट स्टैंड इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश गुड्स, और जो ब्रिटिश गुड्स थे जो कि चीपर थे उनके सामने ये इंडियन गुड्स स्टैंड नहीं कर पाए. अनफेवरेबल शिपिंग कंडीशंस. Before the arrival of British, the Indian goods were exported to other countries in large cargo ships. ब्रिटिश के आने से पहले जो इंडियन गुड्स थे वो बड़े बड़े कार्गो शिप्स में एक्सपोर्ट किए जाते थे दूसरी कंट्रीज में. द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द इंडियन शिप्स टू कैरी गुड्स फ्रॉम द ब्रिटिश पोर्ट्स. अब ब्रिटिश जब से आए उन्होंने ब्रिटिश पोर्ट से इंडियन शिप्स को गुड्स ले जाने से रोक दिया. On the other hand, the British ships carried finished goods from Britain and raw materials from India. और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश शिप्स थे वो फिनिश गुड्स, जो उनके बने हुए गुड्स होते थे, उनको ब्रिटेन से ले जाते थे और रॉ मटेरियल्स इंडिया से ले जाते थे. This worked against the Indian industry because the shipping became very expensive for Indian goods. और इसने इफेक्ट किया इंडियन इंडस्ट्री को, क्योंकि जो शिपिंग थी वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी इंडियन गुड्स की. ऑपरेशन ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन. As the Indian artisans and craftsmen were rendered jobless, they sought work in the British factories. अब इंडियन आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन जो थे वो तो जॉबलेस हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश फैक्ट्री में वर्क करना स्टार्ट किया. They were paid less and made to work more. उनको कम सैलरी, कम पैसे मिलते थे और काम उनसे बहुत ज़्यादा लिया जाता था. Also, a craftsman once employed could not leave his job. If he did so, he was arrested and punished. और एक बार अगर किसी क्राफ्टमैन ने ब्रिटिश फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया तो वहाँ से वो छोड़ नहीं सकता था, और अगर वो ऐसा करता था तो उसको अरेस्ट किया जाता था और पनिश किया जाता था. Unfavorable British policy. The British government imposed all kinds of restrictions on the development of Indian industry. इंडियन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, बहुत सारे रोक लगा दिए थे. No attention was paid to the development of Indian industry and crafts. और इंडियन इंडस्ट्री और क्राफ्ट के डेवलपमेंट में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था. New means of transport and communication. The British introduced in India the telegraph services in 1852 and the railway services in 1853. अब ये दो सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुए यहाँ इंडिया में, टेलीग्राफ सर्विस एंड रेलवे सर्विस. The first railway line was inaugurated on 16th April 1853 between Bombay and Thane. जो पहली रेलवे लाइन इनॉग्रेट हुई इंडिया में वो थी बॉम्बे से लेके थाने के बीच. In 2 decades from 1849 to 1869, 4,287 miles of railway line was laid connecting different towns and cities. अब इतनी सारी रेलवे लाइंस बिछाई गई थी जो कि अलग अलग टाउन्स और सिटीज़ को कनेक्ट करती थी. Especially the places from where raw materials could be transported to the shipping centers. स्पेशली वहाँ रेलवे लाइंस डाली गई थी जहाँ से कि रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सके शिपिंग सेंटर्स तक. द फर्स्ट 4 cities टू बी कनेक्टेड बाय टेलीग्राफ वर कोलकाता, पेशावर, बॉम्बे एंड मेड्रास. और जो पहले टेलीग्राफ जो 4 cities में कनेक्ट किया गया वो था कलकत्ता, पेशावर, बॉम्बे एंड मेड्रास. Starting from 1852, over 4,000 mile long cable was laid. Okay?
Now the fact to know, at present Indian Railways has a network of over 63,465 km of route length covering all states and union territories of India. इतनी लंबी इंडियन रेलवेज का नेटवर्क है. It is the largest network in Asia. Now this Indian Railways का जो नेटवर्क है ये largest network एशिया में है and second largest in the world. Now effects of the decline. ये जो डिक्लाइन हुआ इंडस्ट्री का, उसका इफेक्ट क्या पड़ा? लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट. द आर्टिजन्स लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड विद द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री और क्राफ्ट का जो डिक्लाइन हुआ, इससे जो आर्टिजन्स थे, जो काम करते थे वहाँ, उन्होंने अपनी जॉब खो दी, उनके अपने लाइवलीहुड जिससे कि वो जीने का साधन उनका चला गया. Many manufacturing units were closed down and the workers were left unemployed. चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया. दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, काम था जो उनका ट्रेडिशनल, उससे उनको डिप्राइव कर दिया गया. रूरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. द अनएम्प्लॉयड आर्टिजन्स हैड टू गो बैक टू देयर विलेज वेयर दे वर्कड एज लैंडलेस लेबरर्स. अब इन आर्टिजन्स को, इनके पास कोई काम नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, एम्प्लॉयड हो गई है, तो इनको वापस अपने विलेज जाना पड़ा, वहाँ वो लैंडलेस लेबर्स के रूप में काम करने लगे. दिस लेड टू प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया. इससे क्या हुआ? इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया. देयर वॉज एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रादर दैन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन, झुकाव हो गया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फिनिश हो गया. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. द ब्रिटिश फोर्स्ड फार्मर्स टू गिव अप ग्रोइंग ऑफ फूड क्रॉप्स एंड ग्रो द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्री. अब ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को क्या फोर्स किया कि वो अपना फूड क्रॉप तो उगाना बंद कर दें और वो रॉ मटेरियल उगाएं जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ज़रूरत थी. दिस लेड टू अ शॉर्टेज ऑफ फूड की शॉर्टेज हो गई. एज अ रिजल्ट सम ऑफ द वर्स्ट फैमिन्स हिट इंडिया. डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ टू रॉ मटेरियल्स टू द पार्ट्स एंड द फिनिश्ड ब्रिटिश गुड्स टू एंटायर कंट्री. अब ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस किया इंडिया में जिससे कि रॉ मटेरियल्स का मूवमेंट इजीली हो सके और जो फिनिश्ड गुड्स हैं ब्रिटिश के वो पूरी कंट्री में जा सके. ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन 20th सेंचुरी. अब 20th सेंचुरी में इंडस्ट्री ने कैसे ग्रो किया? When the national movement started to gain ground from 1885, the British government was pressurized to start some industries in India. जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वहाँ ब्रिटिशर्स पे प्रेशर डाला गया कुछ इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने का इंडिया में. So the Imperial Department of Commerce and the Industries were established in 1905. अब 1905 में Imperial Department of Commerce and Industries को establish किया गया. Also the Swadeshi movement awoke the Indians towards the need of industrial development of India. और ये जो स्वदेशी मूवमेंट था इसने भी इंडियंस की आंखें खोली कि इंडियंस को यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है. A fine opportunity was provided to the Indians in the First World War 1914 to 18 because shipping became difficult. So the British were forced to start some industries in India so that they could get some finished goods from here. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? शिपिंग डिफ़िकल्ट हो गई थी तो ब्रिटिशर्स फोर्स्ड हुए इंडस्ट्री स्टार्ट करने में, इंडिया में इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए जिससे कि उन्हें कुछ फिनिश्ड गुड्स मिले क्योंकि शिपिंग के द्वारा, पहले तो शिपिंग से आती थी लेकिन जब शिपिंग बंद हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो उनको इंडस्ट्री स्टार्ट करनी पड़ी इंडिया में. एज अ रिजल्ट सम ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट took initiative and established some industries in the field of tea and coffee plantations, textile mills and mining. अब कुछ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट ने कुछ इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस,
के टेक्सटाइल मिल्स और माइनिंग. These British people were assisted by the British government too. Despite unfavorable conditions, the Indian industries displayed some courage to compete with the British and other European industries. हालांकि इंडियंस के लिए कंडीशंस अनफेवरेबल थे, कुछ भी उनके फेवर में नहीं था, बट फिर भी कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज ने करेज दिखाया ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को compete करने. Gradually, industries started to be organized on modern lines in the later half of the 19th century. 19th century के later half में कुछ industries organize होनी शुरू हुई. Thus, the proportion of manufactured exports to total exports of India rose from mere 8% in 1879 to 16% in 1892. और ये जो प्रोपोर्शन है मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट का वो 8% से 16% पे इंक्रीज हुआ एंड फर्दर टू 22% इन 1907 एंड 8. ड्यूरिंग द सेम पीरियड द प्रोपोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इंपोर्ट्स ऑफ टोटल इंपोर्ट्स फेल फ्रॉम 65% इन 1879 टू 57%. देखिए 65% से 57% पे गिर गया import in 1892 and to 53% in 1907 and 8. अब जो टोटल इम्पोर्ट था, जो मैन्युफैक्चर्ड इम्पोर्ट्स ऑफ टोटल इम्पोर्ट था, वो डिक्लाइन होने लगा. स्पेशल अटेंशन हैज़ टू बी पेड to the industrial development after India became free in 1947. 1947 में जब इंडिया फ्री हुआ, आज़ाद हुआ, तो स्पेशल अटेंशन दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. Now India competes in a number of industries with the most powerful countries of the world and is on the threshold of becoming a developed country now. और अब इंडिया compete करता है number of industries, जो powerful countries हैं उनके industries के साथ हमारी इंडिया की इंडस्ट्री compete करती है आजकल. Now role of railways and telegraph. रेलवेज और टेलीग्राफ ने क्या रोल प्ले किया? द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ कैन बी सेड टू बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. ये जो रेलवेज और टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ, ये एक मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था इंडिया में. द चीफ पर्पस ऑफ दीज टू वॉज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटीरियल्स फ्रॉम प्लेस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल्स टू द पोर्ट्स and transportation of finished goods to the market. इसका मेन पर्पस यही था कि रॉ मटीरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन और फिनिश गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन. In addition to this, the railways and the telegraphs helped them to suppress revolts and unrest brewing in different parts of the country. Now the major industries, कौन से major industries develop हुए? The major industries during the 19th and first half of the 20th century were as follows. Cotton textile industry. पहला इंडस्ट्री क्या था? ये cotton textile industry. Cotton textile industry in India is one of the oldest in the world. सबसे पुरानी इंडस्ट्री है cotton textile industry. Handloom was used for weaving clothes. This industry could not compete against the machine-made textiles. ये इंडस्ट्री हैंडलूम हैंडलूम यूज़ किया जाता था क्लोथ्स को वीव करने के लिए, लेकिन ये इंडस्ट्री मशीन मेड टेक्सटाइल्स को compete नहीं कर पाई. A fact to know, printed cotton cloth from India was called chintz and they were much in demand by the British aristocrats. British aristocrats बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे किसके? प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स की, जिसे चिंस कहा जाता था. The word chintz is derived from the Hindi word chin, meaning a cloth with designs of small and colorful flowers. Now comes the jute industry. The first jute mill was started in Bengal in 1855. This industry grew rapidly in Bengal because it was the chief source of raw material. पहला जूट इंडस्ट्री जो जूट मिल था वो बंगाल में स्टार्ट किया गया और ये इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो किया बंगाल में क्योंकि ये एक चीफ सोर्स था रॉ मटेरियल का.
The number of jute mills rose from 20 in 1887 to 36 in 1901 and 64 in 1914. Now comes the coal mining industry. With the introduction of railways, the coal mining industry started to develop. अब railways जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो coal mining industry भी develop होनी शुरू हुई. It began in 1850 in Raniganj in Bengal and spread to other areas in Bengal and Bihar. कहाँ से शुरू हुई है? रानीगंज से शुरू हुई बंगाल के और बहुत सारे अलग अलग एरियाज में फैलती गई. The number of coal mines increased from 56 in 1879 to 123 in 1895. Next is the sugar industry. The sugar industry, including gur and khansari, was one of the most important industries of pre-independence era. इंडिपेंडेंस से पहले का जो एरा था उसमें जो शुगर इंडस्ट्री थी वो एक सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री थी. Its production increased from over 73,000 tons in 1920 to over 1.23 million tons in 1936. India became self-sufficient in sugar production and became the largest sugar producing country in the world. अब इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट शुगर प्रोडक्शन इंडिया बन गई सेल्फ सफिशिएंट शुगर प्रोडक्शन में और सबसे लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड भी बनी. नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. The iron and steel industry is a basic industry which provides raw materials to most of the other industries. अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक बेसिक इंडस्ट्री है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है किसको? दूसरी इंडस्ट्रीज को. आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द टिस्को इन 1907 it developed as a large number of machines needed for different industries. अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स ज़रूरत होती थी. Starting from a mere 35,000 tons production in 1911, its production grew to over 39,65,000 tons in 1936. Now comes the plantation industry. Tea plantation first developed in Bengal and Assam in the middle of the 19th century. 19th century के मिड में टी प्लांटेशन कहाँ डेवलप हुआ? बंगाल में और असम. And further expanded to other areas. Coffee plantations were established in southern India. Southern India में कॉफ़ी प्लांटेशन शुरू हुआ, especially मैसूर, कुर्ग, केरला, etc. It was chiefly exported to Europe. और कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था इसे? यूरोप में. It may be pertinent to mention here that the workers in these plantations were treated like slaves while the government remained prejudiced towards the owners. अब यहाँ जो वर्कर्स होते थे, जिस प्लांटेशन में वर्कर्स काम करते थे, उन्हें स्लेव्स की तरह रखा जाता था, गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था उनके साथ. Now, case study. एक केस स्टडी पढ़ते हैं for textiles. In India, before the arrival of British, textile was chiefly woven by handlooms. अब ब्रिटिश के आने से पहले जो टेक्सटाइल था वो किससे वीव किया जाता था? हाथ से, हैंडलूम से. It was then famous all over the world. फिर ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया. However, the introduction of power looms in Europe provided a fine quality of textiles. So the demand of Indian textiles went down drastically. अब क्या हुआ? यूरोप में जब पावर लूम्स इंट्रोड्यूस किए गए तो उससे जो टेक्सटाइल बनता था वो बहुत फाइन क्वालिटी का होता था, जिस कारण जो इंडियन टेक्सटाइल था उसका डाउनफॉल हो गया. द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय कोएसजी नैम्बोय इन 1854 in Mumbai. In and after 1877, several cotton mills were established in India. उसके बाद और भी बहुत सारे cotton mills इंडिया में establish हुए. The number of cotton mills increased from 59 in 1879 to 206 in 1905.
The number of textile workers increased from about 43,000 in 1879 to about 2 lakhs in 1905. Textile workers भी बढ़ गए. India was famous for many of its textile articles such as muslin of Dhaka, now in Bangladesh, carpets of Lahore, now in Pakistan, shawls of Kashmir and embroidery of Banaras in Uttar Pradesh. In addition to the above, the other centers of textile production were Krishnanagar, Chanderi, Arni and Banaras. इन जगहों पे भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन होते थे. Some places were famous for particular articles such as Ahmedabad for dhotis. इन सब जगहों पे कुछ चीज़ें फेमस थी. Ahmedabad for dhotis and dupattas, Lucknow for chicken, Nagpur for silk borders, Malda and Murshidabad for silk products, Kashmir, Punjab and Western Rajasthan for woolen garments, etc. Though industries had been introduced, weaving continued to be a cottage industry for the Indian people. हालांकि ये इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई थी, सब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लेकिन फिर भी वीविंग, हाथ से जो वीविंग थी, वो जो वीविंग करते थे वो कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में चलती रही. The downfall that it witnessed during the 18th and 19th century was made up to a large extent in the 20th century. Textile remains a large industry in India at present. आज भी टेक्सटाइल जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन वीविंग. अब वीविंग में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हो? इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स मैन यूज्ड ट्री लीव्स, ट्री बार्क्स एंड एनिमल स्किन्स फॉर कवरिंग हिज बॉडी. एंशियंट टाइम्स में, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में क्या होता था? तब तो इंसान को वीविंग भी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था. वो क्या पहनता था? वो ट्री की लीव्स यूज़ करता था अपने बदन को ढकने के लिए, ट्री का छाल यूज़ करता था, बार्क एंड एनिमल स्किन्स अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. विथ टाइम ही लर्न्ड हाउ टू वीव क्लोथ्स. धीरे धीरे वो क्लोथ्स वीव करना सीखा. ग्रेजुअली स्पिंडल्स एंड हैंडलूम्स वर इन्वेंटेड. Until the arrival of the British, the Indian textiles continued to be handmade. जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे ब्रिटिशर्स, तब तक इंडियन टेक्सटाइल जो था वो हैंडलूम से ही, हैंडमेड ही होता था. इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द ब्रिटिश मशीन मेड टेक्सटाइल्स, द इंडियंस टू वेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन वीविंग. अब ब्रिटिश मशीन मेड जो टेक्सटाइल्स थे उसको कम्पीट करने के लिए, उसके कंपटीशन में आने के लिए इंडिया को भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपनाना पड़ा वीविंग. दे ऑल्सो अडॉप्टेड पावर लूम्स फॉर वीविंग. अब वीविंग के लिए उन्होंने भी पावर लूम्स अडॉप्ट कर लिए थे. एट प्रेजेंट द टेक्सटाइल मिल्स यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ वीविंग एंड कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. आज हम भी वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. कंडीशन ऑफ वीवर्स. अब वीवर्स की कंडीशन कैसी थी? Textile remains one of the largest employers of manpower in India. Weavers in India can be classified into two groups. इंडिया के जो वीवर्स हैं उन्हें टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है. कौन कौन से? The first group of weavers comprises of those who weave clothes on handlooms and or power looms. पहला तो वो है जो कि वीव करते हैं क्लोथ्स को हैंडलूम्स या पावर लूम्स पे at a small scale as a cottage industry. The other group of weavers comprises of the mill workers. दूसरे हैं mill workers जो mills में काम करते हैं. The overall condition of weavers remains poor as they have to work in unhygienic condition for a meager salary. अभी भी weavers की जो condition है वो बहुत poor है क्योंकि उन्हें बहुत unhygienic conditions में work करना पड़ता है और बहुत कम salary पे work करते हैं. So children, what we have read in this chapter, let's go through again important facts. Before the arrival of British, the Indian handicrafts were mostly in the form of cottage industry. The Indian textiles could not compete with the British machine-made goods. A process of industrialization was started with the establishment of TISCO in 1907.
हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू नंबर ऑफ कॉजेज। अभी हमने पढ़े कॉजेज की हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन कैसे हुआ, क्यों हुआ, सच एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, discriminatory policy of the British, unfavorable shipping conditions, oppressions. Then the development of railways and telegraph can be said to be an important step in the direction of industrial development in India. Industrial development का main जो reason है वो है railways और telegraph का development. The major industries of India included textile, jute, coal mining, sugar, iron and steel and plantation industries. Textile is one of the largest employers of workforce in India. Fine children, so now let's start with some exercise here. So children, now let's do the objective type questions. Take the correct option, take the right option. For 3 options are given here. You have to take the right one. Existing industries flourish under the process of. अभी हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो किस में एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, नन ऑफ दीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो फ्लरिश करती हैं और नई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की जाती हैं। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन Mumbai, Europe, Rajasthan. It was established in Mumbai. Lucknow was famous for shawls, silk borders, chicken. Lucknow was famous for chicken. Still it is famous for chicken. Chicken work. The first jute mill came up in India in Bombay, Bengal, Maharashtra. पहला jute mill कहाँ start हुआ था? Bengal. The first railway line was started in 1853 between Peshawar, Calcutta, Lahore, Agra, Bombay, Thane. It started between Bombay, Thane. Write T for true and F for false statements. India has been famous for its textile industry since ancient times. Ancient times से क्या ये textile industry के लिए famous है इंडिया? No. इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बाद में डेवलप हुई, पहले तो हैंडलूम्स थे. सो दिस इज फॉल्स. द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया कुड नॉट compete अगेंस्ट मशीन मेड गुड्स. Yes, this is true. The British made favorable conditions for the growth of Indian industries. क्या ब्रिटिशर्स ने फेवरेबल कंडीशंस बनाए थे इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए? No, this is false. The railway services was started in India in 1853. Yes, true. The jute industry was centered in Bengal. Yes, this is also true. Write down T. Fine children. So with this we end our chapter, and I hope you had got a good knowledge of the different types of industries which were in India and which are there in India still working, and how they developed and how the industrialization and deindustrialization happened. So children, stay tuned for the new video. We'll meet soon with a new chapter. Till then, keep learning and be happy. Bye.